जो सेल्स पाइपलाइन में कॉल ओपनिंग होती है, जब आप पहली बार किसी प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, फर्स्ट टाइम ओपनिंग कॉल, तो उस दौरान आपको एक प्रोस्पेक्ट से क्या क्या बातें करनी चाहिए, क्या आपको उनसे जानने की जरूरत होती है और क्या उन्हें आपको बताना चाहिए, मतलब उनसे क्या पूछा जाए और क्या उनको बताया जाए, इसके ऊपर एक सजेशन है, एक सजेस्टेड प्रेजेंटेशन है ये। आप इसको समझें और जहां आपको लगे कि कुछ पूछने की जरूरत है, तो वंस आई एम डन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। सबसे पहले तो आप जब भी आपसे प्रोस्पेक्ट फर्स्ट टाइम मिलता है किसी भी तरीके से, वो कोल्ड कॉल का लीड हो सकता है, वो मार्केटिंग लीड हो सकता है, वो रेफरेंस हो सकता है, कोई भी है, कोई भी जब आपसे पहली बार मिलता है और आपको अपनी जरूरत बताता है रियल एस्टेट की, तो उसमें आपको ये समझना होता है कि वो उस जर्नी में, रियल एस्टेट की जो खरीदने की जर्नी है, उसके अंदर वो कब मार्केट में आया है। सो द सेंट्रल क्वेश्चन विच यू शुड बी आस्किंग व्हेन द कॉल इज ओपन, व्हेन जब आप फर्स्ट टाइम बात करते हैं, व्हेन हैव यू एंटर्ड द मार्केट फॉर दिस ट्रांजेक्शन, आप कब से ये ट्रांजेक्शन के लिए ढूंढना शुरू किया। हो सकता है किसी ने जस्ट अभी स्टार्ट किया हो, बस ये अभी हफ्ता भर पहले विचार बनाया, तो वी हैव स्टार्टेड डूइंग अ रिसर्च ट्राइंग टू फाइंड द ऑप्शंस, मतलब अभी हम समझना शुरू कर रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने 2-3 महीने से कर चुके हैं, कुछ लोगों से बात हो गई है, कुछ एक आधे प्रोजेक्ट्स को शायद देख भी चुके हैं, 7-8 प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स भी ले चुके हैं, और कुछ लोग होते हैं जब आप उनसे मिलते हो वो ऑलरेडी इस जर्नी में 5-6 महीने से लगे हुए होते हैं, उससे ज्यादा से भी बहुत बार आपको बायर्स मिलेंगे या प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। तो इस से आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण किस लिए होती है, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आपको किस तरह से उनको आगे कंडक्ट करना है। अदरवाइज पता लगता है कि उसने 6 महीने 8 महीने से ढूंढ रहा है, आप बिल्कुल एकदम इनिशियल से उनको बताना शुरू करते हो, जिससे कि प्रोस्पेक्ट का आप में इंटरेस्ट लूज हो जाता है, या उन्होंने अभी ढूंढना शुरू किया और आप अचानक से रेट्स और डिस्काउंट्स की बात करने लग जाते हो, तो वो एक प्रीमेच्योर डिस्कशन हो जाती है। Therefore, it is very important that you understand कि जो आपसे जो बात हो रही है पहली बार आपके प्रोस्पेक्ट की, तो पहली बार जब वो बात कर रहे हैं उस वक्त वो ऑलरेडी बाइंग की जो प्रोसेस है, बाइंग की जो जर्नी है, उसमें वो कहाँ पर खड़े हैं, वो क्या उन्होंने जस्ट मतलब इट्स लाइक, अगर इसको एक एनालॉजी से समझें, तो अगर कोई दिल्ली से जयपुर जा रहा है तो फिलहाल कहाँ पर है, क्या वो ढोलकवां पर खड़ा है, या वो ऑलरेडी नीमराना पहुंच चुका है, या जयपुर से थोड़ा शॉर्ट है, या जयपुर के ट्रैफिक में फंसा हुआ है। आपकी गाइडेंस उसी हिसाब से काम करे, तो ये बहुत जरूरी होता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर कॉल ओपनिंग, कि आपका बायर जो है इस वक्त बाइंग स्टेज में कहाँ पर। नेक्स्ट, तो उस बाइंग स्टेज में जहां भी है, यूजुअली बायर्स के पास में, खासकर अब जब मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू एक्सेस वेरियस मोड्स ऑफ मार्केटिंग, तो लीड जनरेशन जो होता है उसकी वजह से, लीड जनरेशन कोई यूनिक प्रोसेस तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि फेसबुक जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रियल एस्टेट कंपनी के लिए, या गूगल एडवर्ड या 99 एकड़, जितने भी लीड जनरेशन के साधन है वो सबको अवेलेबल है। तो जनरली जब एक बायर अपनी रिक्वायरमेंट क्रिएट करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के, वो रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट जो है काफी सारे सेलर्स के पास में चली जाती है, और एज अ रिजल्ट बायर्स के पास में बहुत सारी कॉल्स आती हैं। और अगर इसको ऐसे समझें, सिचुएशन लगभग वैसी होती है जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, कहीं 12-15 घंटे का सफर करके आते हैं, बाहर आते हैं, और अचानक से आपको ऑटो वाले या कैब वाले घेर के खड़े हो जाते हैं, कहाँ जाएंगे जी, विकासपुरी चलना है, जनकपुरी चलना है, साउथ दिल्ली चलना है, एंड यू नो दैट दैट बार्गेनिंग स्टार्ट्स, एंड यू आर देयर विद योर फैमिली, विद योर लगेज, और अचानक से 10-15 लोग आपके आसपास हैं, एंड इट डेफिनेटली हैसल्स, बिकॉज आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। इसी तरह से आपके बायर के साथ भी ये हो रहा होता है। तो आपको एक कॉल में उनसे पूछना चाहिए कि सर, अभी आप कितने हैसल लें, आपको काफी सारी कॉल्स आ रही होंगी, बिकॉज निश्चित तौर पर उनको बहुत सारी कॉल्स आ रही होंगी, और आपका बायर जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ही मार्केट में नहीं होता है, उसको और भी अपने बहुत सारे काम होते हैं, रेगुलर व्यापार है, जॉब है, परिवार के काम है, कोई शादी ब्याह है, कोई बीमारी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आदमी की जिंदगी में चलती रहती हैं। उन सबको साथ में रखते हुए उसको ये बैंक का काम भी करना है, जो कि एक बड़ा और इम्पोर्टेंट डिसीजन है। तो जब आप उससे ये सवाल पूछते हैं कि सर ये इतनी सारी कॉल आ रही होंगी, इससे आप कितना परेशान हुए, तो इट इज एन एम्पैथी जनरेटिंग कॉल, कि उसको समझ आता है कि है, इस आदमी को मेरी बात समझ आ रही है, मतलब दिस इज समवन हु अंडरस्टैंड्स दैट देयर कुड बी अ लॉट ऑफ चैलेंज एट माय एंड, जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर नंबर ऑफ कॉल्स। तो आपको उसके बाद जब वो अपना वो जवाब देते हैं, बातचीत करते हैं, अरे सर क्या बताएं,
सुबह शाम परेशान कर रखा है, इतनी कॉल्स आती हैं, कोई ये बताता है, कोई वहां सही है, कोई वहां सही है, सभी तो अपना प्रोडक्ट अच्छा बता रहे हैं। तो उसके बाद आपको उनसे, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम योर बायर यूजुअली फेसेस, नाउ यू हैव टू आस्क देम सेकंड क्वेश्चन, सर आप कैसे इतनी सारी कॉल्स को हैंडल करोगे, व्हाट्स योर आइडिया, एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन कि आप कितने इन कॉल्स को हैंडल करने में, क्या आप कोई एरिया वाइज ब्रोकर्स के साथ काम करना चाहोगे, प्रोजेक्ट वाइज ब्रोकर्स के साथ काम करना चाहोगे, या आप जो है ये चाहोगे कि एक ब्रोकर आपके साथ काम करे जो आपको सारे एरियाज दिखाए, बिकॉज आप इतने सारे लोगों के साथ एक साथ काम तो नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली आपको काम तो दो तीन चार पांच गिने हुए सिलेक्टेड लोगों के साथ ही करना पड़ेगा, हो सकता है एक ही के साथ करना पड़े। सो व्हेन यू आस्क दीज क्वेश्चंस योर बायर थिंक्स थ्रू द प्रॉब्लम कि हाँ ये एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है एंड हाउ विल आई सॉल्व इट, एंड व्हेन दे थिंक थ्रू दैट प्रॉब्लम एंड यू आर द वन हु आर सजेस्टिंग द सॉल्यूशन, या आपने उनसे सवाल पूछा, तो बहुत बार वो आपसे पलट के पूछ सकते हैं कि सर आप ही बताओ कैसे करेंगे इसको, दैट इज वेयर यू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। सो आपको इसके अंदर उनसे आगे पूछना होता है कि भाई आपका बाजार में आ जाने का पर्पस क्या है, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ बीइंग इन द मार्केट। एक जनरली बायर्स जो है वो तीन तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। पहला कि अपने खुद के इस्तेमाल के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, और अभी आपको लीड से ये पता नहीं लगता, बिकॉज लीड तो आप किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हो सकता है आपने लीड क्रिएट करी है डीएलएफ परिवाना के लिए, अब वो डीएलएफ परिवाना में जो आपसे बात कर रहा है वो किस लिए डीएलएफ परिवाना की लीड को उसने क्रिएट किया, क्या वो खुद के रहने के लिए कोई घर खरीद रहा है, पहली चीज ये हो सकती है। दूसरा, क्या वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है जहां से कि उसको एक रेगुलर इनकम मिले और भविष्य का कोई गोल उसका पूरा हो, कि भाई आज से 10 साल 15 साल बाद जब इसका दाम बढ़ जाएगा, 5 साल बाद जब इसका दाम बढ़ जाएगा तो मैं इसको बेच करके अपने रहने के लिए कोई बड़ा घर लूंगा। या बहुत बार लोग छोटी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं कि भाई मेरे बच्चे की शादी के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, या मैं अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए मेरे को ये एसेट हो जाएगा कि मैं इसके अगेंस्ट लोन ले सकूं, तब तक मुझे रेगुलर इनकम आती रहेगी। आजकल जैसे कॉर्पोरेट्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर में पेंशन्स का प्रावधान नहीं है, तो बहुत से लोग रियल एस्टेट खरीदते हैं कि ठीक है जी, जब जब तक है तब तक हमें एटलीस्ट इससे एक रेगुलर रेंटल इनकम आती रहेगी जो बढ़ती रहेगी, तो मेरे पेंशन का जुगाड़ हो जाएगा। सो दैट्स एन इन्वेस्टमेंट वेयर पीपल आर डूइंग दिस, अगर वो अपने सेल्फ यूसेज के लिए नहीं खरीद रहे। तीसरी कैटेगरी होती है जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि मैं आज कुछ पैसा लगाता हूँ और विद इन 6 months to 12 months मैं उसको एग्जिट करके कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट कमा लेना चाहता हूँ। सो देर आर बेसिकली थ्री ब्रॉड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस व्हिच पीपल आर लुकिंग एट व्हेन दे आर स्पीकिंग टू यू। तो आपको उनसे ये डिटरमाइन करना कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ बीइंग इन द मार्केट, और ये डिटरमाइन करते हुए सब कुछ नहीं करना चाहिए, बिकॉज पर्पस जो है वो आपके प्रोस्पेक्ट ने ऑलरेडी सोच रखा है। ना आपके कहने से वो पर्पस को बदलेंगे, ना आपके कहने से वो पर्पस को बनाएंगे। आपका काम यहाँ पर डिटरमाइन करना होता है कि आप यहाँ पर अब जो मार्केट में आए हैं वापस से, ये जो आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं इसका पर्पस क्या है, और वो आपको जनरली बता देंगे। इसके और भी कोई डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि सर आप कौन से शहर के रहने वाले हैं। अब मान लीजिए मैं जैसे एक छोटे शहर से हूँ, तो मैं गुड़गांव में या एनसीआर में क्यों आया, यूजुअली लोग रोजगार की तलाश में, जिस शहर में मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ पढ़ाई करी, तो वहां पर मेरी एजुकेशन के हिसाब से मुझे उस तरह की जॉब्स अवेलेबल नहीं थी वो जो बड़े शहर में मिल सकती थी, इसलिए मेरे को मजबूरी में एनसीआर आना पड़ा, बाई चॉइस नहीं, रोजगार की तलाश में। और अक्सर आप देखेंगे हमेशा से लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए एक से दूसरे शहर जाते हैं। आप अपने साथ के लोगों को अगर देखेंगे, आज जितने भी इंडिया के टॉप 8 से 10 शहर हैं, डिपेंडिंग कि उन्होंने किस तरह की पढ़ाई की, किस तरह के स्किल्स एक्वायर किए, अगर कोई आईटी रिलेटेड है तो हैदराबाद बैंगलोर पुणे में होंगे। कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर अदर देन आईटी सर्विसेज, आईटी सर्विसेज हैं, you'll find usually they are in बॉम्बे और एनसीआर। मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हब्स के पास में चेन्नई हुआ, इंदौर हुआ, इवन इन एनसीआर एंड बॉम्बे एंड पुणे। सो इट डिपेंड्स कि उन्होंने स्किल किस तरह का एक्वायर किया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के जो टॉप 10 सिटीज हैं लोग उसमें माइग्रेट करते हैं, और जब वो माइग्रेट करते हैं तो उनके लिए अपना घर खरीदना एक जरूरत बन जाती है। इसी तरह से अगर कोई व्यापार स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए अपना दुकान खरीदना, अपना फैक्ट्री स्टार्ट करना, ये उसकी एक जरूरत है। तो आपको जब आप उससे आइडिया लगाते हैं कि आप कौन से शहर से आए, एनसीआर में आने का आपका कारण क्या है, जॉब के लिए आए, व्यापार के लिए आए, और अभी आप कहाँ रहते हैं, आप रेंटेड घर में रहते हैं या आपका घर खुद का है, इससे आपको आइडिया लगता है कि अब अगर कोई रेंटेड घर में रहता है वो कैसा भी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हो, अल्टीमेटली दैट फैमिली इज लुकिंग फॉर अ हाउस टू सेटल। इसी तरह से अगर कोई ऑलरेडी एक घर में रह रहा है जो उसका खुद का खरीदा हुआ है, सो राइट नाउ दैट फैमिली इज लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट। ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन है, इससे आपको आइडिया लगता है कि हाँ, हाउ आई हैव टू कंडक्ट माई फ्यूचर कॉन्वर्सेशंस, माई फ्यूचर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, माई फ्यूचर जर्नी विद दिस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट। और आप उनसे आइडिया लगा सकते हैं सर अभी कहाँ काम कर रहे हैं,
बिकॉज़ जहाँ वो काम करते हैं, वहाँ उनको हो सकता है डेली जाना होता हो। उनके बच्चे जो हैं उसी हिसाब से बच्चे कितने बड़े हैं, फैमिली स्ट्रेंथ कितनी है, उनके बच्चे कहाँ पढ़ने जाएँगे, उनकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, पेरेंट्स अगर साथ रहते हैं तो उनकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप जब इन चीज़ों को समझते हैं तो आपको उसका प्रोफाइल बनना शुरू होता है कि हाँ भाई, इनकी जो ज़रूरत है, वो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व हो सकती है। एंड आप ये प्रॉपर्टी खरीद कर अपने लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं? घर खरीदने की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आपका एक ऐसा आज की डेट में एक ऐसा घर हो जाए जो 5-7 साल आप रह करके अगर आप शहर बदलते हैं तो भी आपको वो सेल करने में ईज़ी हो, दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। एंड व्हेन यू आस्क दीज़ थिंग्स फ्रॉम योर बायर्स, देन दे स्टार्ट टू शेयर द एक्चुअल थिंग्स दे आर लुकिंग एट। हमें लगता है कि वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। वो प्रॉपर्टी खरीद करके अपने लिए अपनी ज़िंदगी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है। वो प्रॉब्लम हो सकती है कि जी हमारे पास फ़िलहाल तो हम रहते हैं जहाँ वो रहते हैं, वो 2 बेडरूम का हाउस है, और हम थोड़ा अपग्रेड करना चाह रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग एट अ मोर प्रेस्टिजियस बिल्डर। So when you understand what is going on in their mind is when you will be able to suggest them the solutions which help them solve that problem for them. इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ये आप जो एक्विजिशन करेंगे, जो परचेज करेंगे, इसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या होगा। मोस्टली आप देखेंगे कि 80% जो आपके बायर्स होते हैं, अदर देन दोज हु आर ट्रेड, जो 80% बायर्स होते हैं वो किसी ना किसी तरह से कोई लोन्स रेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो चाहे होम लोन्स हो सकते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी लोन्स हो सकते हैं। सो देन यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कि सर आपका लोन वाला चीज ऑलरेडी आपने बातचीत कर ली है, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है, या आप उसके लिए भी किसी तरह की मदद चाहेंगे। नाउ अगर वो ऑलरेडी अपना घर खरीदा हुआ है उन्होंने और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जिसमें कि वो पूरा 100% पेमेंट करके और उस पर्टिकुलर एसेट को अपने नाम से एक्वायर करके होल्ड करना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पर उनसे एक सवाल जो रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनसे पूछना कि सर आपका क्या असेसमेंट है कि आपको इससे कितना रेंटल रिटर्न मिल जाएगा, और कितने समय तक आप इसको होल्ड करेंगे उस रेंटल रिटर्न के लिए कि आपको लगातार मिलता रहे। दूसरा, आप इस इन्वेस्टमेंट से किस तरह की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जिनको आप सेटल करना चाहते हैं इस इन्वेस्टमेंट से। थर्ड, आपको क्या लगता है कि उस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत तब होगी। मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अभी 2023 पिछले साल मेरी डॉटर, छोटे वाली बेटी, शी वाज बॉर्न, तो जब 6-8 महीने की हुई तो मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि कुछ एक दो छोटी प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, सो दैट जब ये 17-18 साल बाद इसकी पढ़ाई का समय है तो हमारे पास में एक एसेट बेस हो, और तब तक उस प्रॉपर्टी से कुछ रेंटल आता रहेगा। ठीक इसी तरह से जब ये 25-26 साल की हो तो हमें इसकी शादी के लिए जो है कुछ एक एसेट बेस क्रिएट हो जाए। तो इसको सोच के हम थोड़ा सा गुड़गांव से और आगे दारुड़ा भिवाड़ी की तरफ जाकर के हमने दो छोटी छोटी 17-17, 18-18 लाख की दो प्रॉपर्टीज खरीद ली, ताकि हमारा जो एक ऐसा एसेट क्रिएट हो जाए कि अगले 17-18-20-25 साल में जब मेरी डॉटर की वो जरूरतें आए तो वो मेरी चीजें लगभग सॉल्व हो जाए, वो सेटल हो जाए। तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे इस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आने वाले टाइम में कोई बड़ा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो जिंदगी का है, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग है, चाहे बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, उसको सेटल करने के लिए दे टेंड टू एक्वायर एसेट्स, वो अपना एसेट बेस क्रिएट करना चाहते हैं। अब आपको तीसरी कैटेगरी मिलेगी बहुत सारे लोग कि हाँ भाई मेरे पास आज 20-30-40-50 लाख 60 लाख करोड़ रुपया स्पेयर रखा है और मैं इसके साथ में कुछ ट्रेडिंग करना चाहूंगा। तो यहाँ को एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछना होता है वो ये होता है कि सर आप कितना मैक्सिमम फंड लगा पाएंगे ताकि आप इस पोजीशन को होल्ड कर पाए। मान लीजिए आपने सोचा मैं 6 महीने में लिक्विडेट कर दूंगा, और लिक्विडेट करने में 1 साल लग गया, और बिल्डर की दूसरी डिमांड आती है, तो क्या आप इस पोजीशन में होंगे कि आप उसको होल्ड कर पाए या नहीं होल्ड कर पाए। ये सवाल पूछ करके आपको आइडिया लगेगा कि आपको अगर इस बायर के साथ काम करना है तो आपको इनको कितना जल्दी एग्जिट कराना पड़ेगा। उसके अलावा ट्रेडिंग के जो बायर्स होते हैं उनके साथ एक ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि उनका रियल एस्टेट ट्रेडिंग का पास्ट में कितना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जितना रियल एस्टेट ट्रेडिंग का एक बायर का एक्सपीरियंस होगा उतना ही उसकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। वो आपको समझेगा, उसको ये समझ आएगा कि बाजार में उतार चढ़ाव आते हैं, तो ऐसे में अगर आपकी कॉल के ऊपर उसको कभी कम फायदे में भी एग्जिट करना पड़े तो वो आपको सपोर्ट करेगा। और तीसरा, आपको उससे ये समझना होगा कि सर आप मुझसे खरीद तो रहे हैं, मैं आपको अच्छी प्रॉपर्टी भी दिलवाऊंगा, मैं आपको साफ सुथरी डील भी करवाऊंगा, मैं आपके साथ में ये भी इंश्योर करूंगा कि आपका पेपर वर्क सब कुछ सही है, बट इसके अलावा आपको इस प्रॉपर्टी को फ्लिप करने के लिए मेरी कितनी जरूरत होगी।
क्योंकि इसी रिक्वायरमेंट की बेसिस पर आप अपने फाइनेंशियल टर्म्स अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ में या जो आपका प्रोस्पेक्ट ट्रेडिंग करना चाहता है उसके साथ में सेट करेंगे। अब आता है जी आगे इस काम को कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ आपको अपने बायर से या प्रोस्पेक्ट से ओपनिंग कॉल में पूछना चाहिए कि सर आपकी हमसे जो है इस स्टेज पर क्या एक्सपेक्टेशन है, आप हमसे क्या क्या काम चाहते हैं, कितने समय में चाहते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क चाहते हैं। मान लीजिए कोई अपने खरीदने खुद के रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है सर, कितनी प्रॉपर्टीज आप देखना चाहिए, कितनी प्रॉपर्टीज का आप मुझसे जानकारी चाहिए, कितनी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप मुझसे चर्चा और कंपैरिजंस करवाना चाहें, कितने समय आप चाहेंगे कि मैं आपको कितनी प्रॉपर्टीज की फिजिकल साइट विजिट्स कराऊं। और उसके बाद में आपको दूसरा ये पूछना होता है कि सर आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन पार्टनर के साथ काम करना चाहते हैं। एक वो जो आपको क्लियर क्लियर बात करे, सही सही बताए, या दूसरा वो जो कि आपको सिर्फ वो बताए जो उस वक्त में इम्पोर्टेंट है। तो यू हैव टू काइंड ऑफ सेट द एक्सपेक्टेशन राइट इन योर पार्टनर्स, इन योर प्रोस्पेक्ट्स माइंड, कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, और उनकी जो अपने ट्रांजेक्शन पार्टनर से जो रिक्वायरमेंट है या इन्वेस्टमेंट पार्टनर से जो रिक्वायरमेंट है उसमें, और जो आप ऑफर कर सकते हैं उसमें कोई समन्वय भी है या नहीं है। पता लगे कि आपका वर्किंग स्टाइल ही अलग है, उनका वर्किंग स्टाइल अलग है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश दैट आर यू द राइट फिट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट। एंड व्हेन यू आर ओपनिंग द कॉल, तब अगर ये बातें हो जाती हैं तो उससे क्लैरिटी आती है, और शायद प्रोस्पेक्ट आपके साथ आगे काम करना चाहेगा, और शायद आप भी प्रोस्पेक्ट के साथ आगे काम करना चाहेंगे। अब यहाँ पर आता है ये वाले सवाल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतनी बातचीत अगर आपकी हो चुकी है अपने प्रोस्पेक्ट से, तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि सर आप हमारे साथ क्यों काम करना चाहेंगे। हमें बहुत बार लगता है कि अरे यार ये लीड बनाकर क्या है, इसे तो पता ही होगा। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, 90 में से 100 लोग नहीं जानते कि वो किससे बात कर रहे हैं। आप अपने तरफ से हो सकता है आपको ये लगता हो कि हम बहुत बड़ी कंपनी है, हमारे को तो सब कुछ पता है, हम बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। बाहर के लिए सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। उसने लीड बनाई होती है एक प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए, या अगर उसने कोई रेफरेंस से भी आपके पास आया है, तो रेफरेंस जनरली ये होता है हाँ भाई मैंने इससे खरीदा था, आप भी खरीद लीजिए। बायर के माइंड में टोटल अपनी प्रॉब्लम चल रही होती है। ऐसे में अब उसको जब आप ये पूछते हैं कि सर आप हमारे साथ क्यों काम करना चाहेंगे, उससे पहले अगर आपने पुराने वाली भूमिका बना रखी है, बातचीत करिए, तो आपका प्रोस्पेक्ट ठिठकता है, उसको लगता है कि हाँ मैं इनके साथ क्यों काम करना चाहूँ। एंड व्हेन दे गिव दोज रीजंस एज टू व्हाई दे वुड लाइक टू वर्क विद यू, उससे बहुत सारी क्लैरिटी उस प्रोस्पेक्ट को भी आती है, और आपको भी आता है कि हाँ यार ये मेरे कारण है जिसकी वजह से ये मेरे साथ काम करना चाहते हैं, और मुझे ये चीजें इनको पूरी करके देनी पड़ेगी। और उसके बाद दूसरा जो होता है वो अब आपको पूछना होता है सर कि आप मुझसे तो ये चाहते हैं, इसके बदले में मुझे आपसे क्या चाहिए, क्या मिलना चाहिए, ताकि हम लोग साथ में इस चीज को कंप्लीट कर पाए। आपका ये जो टास्क है, आपका जो वर्क है, इसको तो व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड इन टर्म्स ऑफ वर्किंग टुगेदर। अगर हम एक साथ काम करने का विचार करते हैं तो हमें जो है आपकी तरफ से क्या मिलना चाहिए। तो ये बेसिकली आप जब अगर आप के ओपनिंग कॉल में इन चीज़ों को एस्टैब्लिश करते हैं, और इनको जब आप इस तरह से आप अपना एक कॉल ओपनिंग डेवलप करते हैं, तो आप बहुत बार अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में एक इस तरह की चीज एस्टैब्लिश कर पाते हैं जिससे कि आप आगे उनके साथ में काम कर पाएंगे। आपको पता लगता है कि अब मुझे इनसे नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर क्या बात करनी है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहूंगी, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से ओपनिंग्स कर रहे होते हैं, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से डिस्कशंस कर रहे होते हैं, बहुत जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं होती, घबराने की जरूरत नहीं होती। रिलैक्स होकर के काम किया करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा तो आप भी कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है कि आपको हर बायर के साथ काम करना होता है या हर प्रोस्पेक्ट के साथ काम करना होता है। आपको ये एस्टैब्लिश करना होता है कि कहाँ पर आपकी और उनकी सोच, आपका उनका वर्किंग स्टाइल, आपकी ऑफरिंग्स और उनकी डिमांड्स ये मीट करती हैं। और उन्हीं प्रोस्पेक्ट्स के साथ जब आप काम करते हैं तो आप फ्रूटफुल ट्रांजेक्शन्स क्लोज कर पाते हैं जहाँ सबको फायदा होता है। अदरवाइज आप अपने प्रोस्पेक्ट को चेज करने की कोशिश करते रहते हैं, वो आगे दौड़ता रहता है, और यूजुअली जो है आप या तो उसमें आपको क्लोजिंग्स नहीं मिलती है, या आप जो है बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस के अंदर क्लोजिंग्स करते हैं।